हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज आपका स्वागत करते हैं डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी डीएलएड का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिट 2। जी हाँ, यूनिट 2 हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो होता है वो कितने 70 अंकों का होता है। जी हाँ, 70 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है। और इसमें जो यूनिट्स है उसमें से यूनिट 2 में जो है 15 मार्क्स का। इसके पहले जो हमने यूनिट 1 पढ़ी थी वो 10 मार्क्स की थी, उसमें 10 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अब ये जो है ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, तो ये जो यूनिट 2 है ये टोटल 15 मार्क्स की है। तो इस यूनिट 2 में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। तो 15 मार्क्स में से कैसे कैसे, तो 1 मार्क्स का एक ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब एक अंक का सवाल इसमें से कितना आएगा, एक क्वेश्चन। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर 5 मार्क्स का एक 5, 4 मार्क्स का एक 9, 3 मार्क्स का एक 12, 2 मार्क्स का एक 14 और 1 मार्क्स का एक 15। तो यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स हो गए, यानी 15 अंक हासिल करने का बहुत ही अच्छा मौका इस चैप्टर से। तो 15 मार्क्स कम नहीं होते स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स अगर 2 यूनिट के जोड़ लिए जाए तो 30 नंबर हो जाते हैं, जो पासिंग के लिए तो काफी है 30 मार्क्स। तो आपको इस यूनिट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो मैं ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूं वो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी मदद से ही आप 2 अंकों के सवाल भी हल कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बिना किसी देरी के, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आप सभी लोग कि यहाँ पर मैंने 8 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ने शुरू करते हैं। इसको समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, भाई डायरेक्ट मेथड जो है किस नाम से और जाना जाता है। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, इनडायरेक्ट अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, ऑल ऑफ दिस। अब देखो मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूं आपको, थोड़ा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के। क्या हो अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं आए, तो कैसा तरीका अपनाएंगे आप, किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेथड देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पूछा है डायरेक्ट मेथड, इसमें मेथड लगा है, ठीक है। तो अब ये नेचुरल मेथड इसका सही आंसर है। अभी थोड़ा रुक जाते हैं, डिसाइड नहीं करते हैं। यहाँ देखिए लिखा इनडायरेक्ट अप्रोच, ये पूछा था मेथड, ये पूछा है अप्रोच, तो ये सही हो सकता है कि चांस लेस है। इंडक्टिव अप्रोच, ये भी अप्रोच है, भी मेथड नहीं है, तो ये दोनों चीजें जो है मेथड में नहीं है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गई। और जब ये दोनों आंसर नहीं है तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो सही जवाब क्या हो गया, नेचुरल मेथड। जी हाँ, आप तो ऑलरेडी समझ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो एमसीक्यूज 2 मेथड से बनते हैं। एक, पहला तो आप ये पहचान लो कि सही कौन सा है, और मान लो सही नहीं पहचान सकते तो ये पहचान लो कि गलत कौन सा है, कौन सा नहीं होगा आंसर, ये भी आपको आना चाहिए। तो हमने देखा कि ये और ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, फिर ये भी नहीं होगा, बचा हुआ क्या, ये, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूं। अगर इस डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड बोलते हैं, अगर ये सेंटेंस आपके ध्यान में है तो हो सकता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए तो जिसको लिखने में इस क्वेश्चन की मदद से आप पूरा क्वेश्चन लिख पाए। तो ये बहुत जरूरी होती है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यू छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। एमसीक्यूज की मदद से ही आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, एमसीक्यूज की मदद से ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को लिख पाएंगे। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पब्लिक अनाउंसमेंट इज डन बाय, जो पब्लिक अनाउंसमेंट है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे किया जाता है, तो भाई अनाउंसमेंट मतलब बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से न्यूज़पेपर बोलता है क्या, नहीं, ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है, जान लिया। अब स्पीकिंग और टॉकिंग, तो भाई अनाउंसमेंट करना है ना तो जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए अनाउंसमेंट करना है तो, है ना। सिर्फ आपस में बैठ के चुपचाप बात करने से तो अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, ठीक। तो ये चीजें तो नहीं आएंगी, यानी स्पीकिंग और टॉकिंग भी नहीं होगा, और न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी नहीं होता, तो कैसे होगा, रेडियो से। रेडियो तो मास मीडिया है ना, बचपन में हम लोग पढ़े हैं, पर्यावरण ईवीएस जैसा विषय होता था, और सोशल साइंस एसएसटी जो विषय होता है उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है कि रेडियो जो है उससे ही अनाउंसमेंट किया जाता है। आप एफएम सुनते होंगे, रेडियो पे गाने सुनते होंगे, उस पर ऐड आती है। पुराने टाइम पे तो मैच की कमेंट्री लोग रेडियो से सुनते थे, साथ ही साथ मूवीज भी न्यूज इस पे रेडियो पे सुना करते थे लोग, क्योंकि उस वक्त टीवी नहीं हुआ करती थी, कॉमन बात नहीं थी वो, ठीक है। तो अनाउंसमेंट के सबसे बेस्ट रेडियो है, यहाँ पर चारों में से करेक्ट आंसर रेडियो होगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट, यानी भाषा का भाग, यानी कंपोनेंट मतलब होता है भाग, लैंग्वेज का भाग कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर, भाई ग्रामर कैसे नहीं होगा, ग्रामर तो भाषा की जान होती है, सोल होती है, आत्मा होती है, उसके बिना भाषा शुद्ध रूप से बोली नहीं जा सकती ना, तो ग्रामर तो होगा ही होगा, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। स्पीच, भाषा को बोलना ही पड़ता है, तो स्पीच भी तो उसी का भाग है। फिर आता है साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम मतलब भाई ध्वनि तंत्र, और भाषा बिना बोले कैसे बोलोगे आप, साउंड तो निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो बोल पाएंगे। तो ये तीनों भाई तो भाषा के पार्ट है। अब बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथों से लिखा हुआ, हस्तलिखित। तो हमारे जो पुराने ग्रंथ थे, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब हाथों से लिखे गए थे, मैन्युस्क्रिप्ट। क्या ये बोलते थे, नहीं,
इनकी अपनी अलग ही भाषा थी, है ना। तो ये भाषा के पार्ट नहीं थे, वो खुद भाषा में लिखे गए थे, तो भाषा के पार्ट नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। हाथों से लिखी हुई चीज कैसे भाषा का पार्ट होगी। ठीक, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, भाई इंस्ट्रक्शनल एड को और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीचिंग एड्स। क्या कहते हैं उसे, टीचिंग। ये इंस्ट्रक्शनल मतलब होता है निर्देशात्मक, जी हाँ, निर्देश देने वाले, और टीचिंग तो आपको पता है शिक्षण, पठन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टीचिंग एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स को और क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा ये भी देख ले यहाँ पर, ये भी दूसरा ऐसा है कि इसका भी नाम दूसरा क्या है, देखिए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन मेथड। उल्टा भी हो सकता है, ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शनल एड इज नोन एज टीचिंग एड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज नोन एज ट्रांसलेशन मेथड, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है, इसको ट्रांसलेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं, इसको हम टीचिंग एड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन मेथड। उल्टा भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा, कि ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हुए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, टू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर, भाई इंग्लिश सिखाने के दो अप्रोच कौन से होते हैं, यानी कि दो तरीके कौन से होते हैं, दो मेथड क्या होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, टू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर स्ट्रक्चरल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, एंड सिचुएशनल मेथड या सिचुएशनल अप्रोच, ये आप बोल सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश टीचिंग के दो अप्रोच होते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कंडीशनल अप्रोच। सॉरी, कंडीशनल, सिचुएशन मतलब कंडीशन सेम होता है, इसको आप कंडीशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं, सिचुएशनल को कंडीशनल अप्रोच भी बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल तो आपको पता है ढांचा, सिचुएशन और कंडीशन मतलब परिस्थिति, है ना। तो यहां पर दो नाम हो गए, दो तरीके हो गए इंग्लिश पढ़ाने के। द टू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर, इंग्लिश पढ़ाने के दो अप्रोच कौन से हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच, ये हो गए दो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय, यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी किसने दी थी, नाम है उस साइंटिस्ट का, है ना, उस लिंग्विस्टिक का, भाषा विज्ञानी का नाम क्या है, तो वो भाषा विज्ञानी है, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय नोआम कॉम्स्की। जी हाँ, ये चॉम्स्की नहीं है, सीएच नहीं पढ़ते, इसको साइलेंट है, ठीक है, तो कॉम्स्की बोलते हैं, नोआम कॉम्स्की, ठीक। तो नाम याद रखिएगा। और एक बात यहां पर बता दूं कि आप कभी जब किसी का नाम लिखते हैं, प्रॉपर नाउन लिखते हैं एक मास के लिए, तो आपने किसी ने लिखा कि NOAMCHOSKY, एम छोड़ गया, तो यहां पर आपको 0 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि भाई 1 नंबर का सवाल है, उसमें भी आप गलत लिख रहे हो तो नहीं मिलता है, तो 1 का आधा नहीं मिलता, या तो 1 मिलेंगे या तो 0 मिलेगा। तो याद रखिए, जब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पेलिंग भी पढ़ लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ताकि पूरे नंबर मिले। तो नोआम कॉम्स्की is the one who formulated theory of universal grammar, तो यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी किसने दी है, तो नोआम कॉम्स्की ने दी है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम, टीचिंग और लर्निंग जो है, यानी कि पढ़ाना और सीखना, ये ऐसी यात्रा है, ऐसी जर्नी है जो कहां से कहां तक शुरू होती है, मतलब कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, उसकी बात करनी है। तो टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम, देखिए पहला है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट मतलब होता है एकदम कठिन, कॉन्क्रीट से लेकर ठोस से लेकर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि नॉर्मल तक। दूसरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से एकदम कठिन तक, और नोन से अननोन तक, यानी जानी हुई चीजों को पढ़ने से लेके अनजान चीजों को पढ़ने तक। तो आप खुद ही देखिए, बचपन में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है एप्पल, बॉल, कैट, तो उन्होंने ये चीजें देखी होती हैं, उसके बाद उनको दिखाया जाता है दूसरी चीजें जो उन्होंने नहीं देखी होंगी, जैसे कि अर्थ उन्होंने नहीं देखी, अर्थ पे रहते हैं पर बाहर से कभी देखी नहीं, मार्स, जुपिटर, प्लूटो, ये सब सिखाया जाता है ना, स्टार्स, तो उन्होंने तो देखी नहीं है, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, है ना, पास से तो कभी नहीं देखा, सब एक जैसे दिखते हैं। नोन से अननोन की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे मैथ से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक, तो ये सब होता है लर्निंग और टीचिंग में, सारी चीजें होती है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, इसका सही जवाब क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको 8 क्वेश्चंस बता दिए, और साथ ही साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दिया कि इस यूनिट से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो आपको पूरा रीडिंग करना है, क्वेश्चंस को उतार लेना है, सेव कर लेना है, आप इन्हें राइट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चंस को बताना, समझाना, और ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको शॉर्ट और लॉन्ग में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाने के लिए जो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं उनको बताइए कि इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में कैसे पढ़ाया जाएगा। भारत में इंग्लिश जो है द्वितीय भाषा ही है, आप सभी जानते हैं। हमारे यहाँ हिंदी है या फिर हमारी मातृभाषा प्रथम भाषा होती है, उसके बाद इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होता है। तो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो पहले तो हम जान लेते हैं कौन से वो मेथड्स है जिनसे इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने जो मैंने बनाया हुआ है पूरा माइंड मैप है। इन शॉर्ट तरीकों से आप बहुत सारी थ्योरी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लिखा हुआ मैंने, और 3 मेथड होती हैं। एक है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। बाइलिंगुअल मेथड और लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड्स, ये 3 मेथड्स हैं इंग्लिश पढ़ाने के, इंग्लिश सिखाने के। ठीक है, तो हो सकता है आपको 2 नंबर के लिए सिर्फ इतना पूछ दे, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। हो सकता है 2 नंबर के लिए सिर्फ बाइलिंगुअल मेथड पूछ दे। हो सकता है 2 नंबर के लिए सिर्फ लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड पूछ दे, या 3-3 नंबर के लिए पूछ दे। ठीक, या फिर 5 और 4 नंबर के लिए पूछा तो पूरा डिस्क्राइब करने बोलेगा। तो मैंने यहाँ पर 5 और 4 नंबर के लिए लिख दिया। अगर आप इन सवालों को 5 और 4 नंबर के लिए पढ़ते हैं तो एक एक को आप आराम से लिख सकते हैं, 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। तो आप एक बड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, बड़ा क्वेश्चन याद कीजिए, और उसको उसकी सहायता से आप कई सारे छोटे छोटे सवाल भी हल कर सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन में आपको पूरा 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे? 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो एक पूरा क्वेश्चन बड़ा होगा, 5 नंबर का, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बाइलिंगुअल मेथड हो सकता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड हो सकता है। 4 नंबर के लिए होगा, हो सकता है 3-3 के लिए भी हो जाए। ठीक, या फिर लिखने आ सकता है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये भी पूछ सकता है। तो इतने सब सवालों के जवाब जो है यहां पर मैंने लिखे हुए थे, इतने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश टीचिंग के 3 मेथड होती हैं, ये ध्यान रख लीजिए आप। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे मेथड जो है यहां पर लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। पहला मेथड, द फर्स्ट मेथड इज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। द सेकंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बाइलिंगुअल मेथड। द थर्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। तो यहां पर 3 मेथड्स हो गए हमारे इंग्लिश टीचिंग के। कौन से 3 मेथड? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, दूसरा बाइलिंगुअल मेथड, और तीसरा लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। तो ये 3 मेथड हो गए हमारे इंग्लिश टीचिंग के। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। तो 3 मेथड हमारे हो गए यहाँ पर। अब चलिए एक एक को हम पढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड क्या है, कैसा है, उसको हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड 2 तरीकों से पढ़ाई जाती है, ये भी ध्यान रख लीजिए। आपको ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तो ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है वो 2 तरीकों से पढ़ाई जाती है। कौन से 2 तरीके से? पहला तरीका, इंग्लिश टू मदर टंग, यानी इंग्लिश को मदर टंग में कन्वर्ट करके पढ़ाओ, या फिर मदर टंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ाओ। तो दोनों हो सकता है, वाइस वर्सा। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज टीच्ड बाय 2 मेथड्स, इट टीच्ड थ्रू 2 मेथड्स। अब इतना लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना पड़ेगा सेंटेंस बना के। कैसे लिखोगे आप? द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश और इंग्लिश टू मदर टंग। तो ये 2 मेथड्स हो गए। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में भी तो 2 मेथड है ऑलरेडी, है ना। तो इन दोनों का आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप थ्योरी लिखेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का। इसकी मेरिट क्या है, इसके फायदे, मेरिट से आना होता है, इसके फायदे क्या है, अच्छाइयां क्या है। इसके फायदे की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। ये जो मेथड है बच्चे की मानसिकता, बच्चे की जो सामाजिक मानसिकता है, उसकी समझ जो है, सोच है, उस पर डिपेंड करता है, मनोदशा पे डिपेंड करता है। ठीक है, मनोविज्ञान पे। इट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। नंबर 2, इट हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज टू लर्न सेकंड लैंग्वेज। इसमें पहली भाषा की मदद ली जाती है दूसरी भाषा सीखने के लिए। क्या होता है जनरली, आप देखिए, इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन रहता है, हिंदी शब्दों को इंग्लिश में परिवर्तित कीजिए, इंग्लिश को हिंदी में कीजिए। ऐसा परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, आपने देखा होगा, आप सभी पढ़े भी होंगे जब स्कूल में रहे होंगे अपने डेज में, तो है ना। तो ट्रांसलेशन आता है। तीसरा, टाइम सेविंग। ये मेथड बड़ा टाइम बचाती है, क्योंकि पहली भाषा की मदद से दूसरी भाषा सीख रहे हैं। अगर हमको इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी की मदद से सीखते हैं, संज्ञा सर्वनाम ये सब हिंदी से सीखते हैं ना। एप्पल, एप्पल मतलब सेब, भाई हम इसी तो सीखते हैं ना सारा, मदर टंग से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से मदर टंग में। तो यही तो मेथड है वो।
जब आप ये सब करते आए हैं, आपने भी वैसे ही पढ़ा है, आपने भी वैसे ही सीखा है, और आप भी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन बस हमको नाम नहीं पता इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, जबकि ये मेथड्स हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। हमारे मम्मी पापा ने, हमारे टीचर्स ने हमको इसी मेथड से तो पढ़ाया हुआ है ना बेटा। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, ये तो हमारे घर वाले पढ़ाते हैं, हमको पढ़ा चुके हैं बचपन में, तो यही मेथड अपनाया था हमारे घर वालों ने, हमारे टीचर्स ने भी, बस हमको नाम नहीं पता था कि ये मेथड होती है वो, ठीक है। अब बढ़ते हैं बायलिंगुअल मेथड पे। तो बायलिंगुअल मेथड क्या होता है भाई? बायलिंगुअल मेथड कैसे पढ़ाई जाती है? इसमें ट्रांसलेशन किया जाता है और डायरेक्ट मेथड से किया जाता है। बायलिंगुअल मेथड मतलब बाइलिंगुअल, यानी दो भाषा। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मैं हिंदी का इस्तेमाल तो कर ही रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इंग्लिश शब्द भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने दो भाषा को मिक्स करके आपको पढ़ाया, तो ये क्या हो गया? बायलिंगुअल मेथड। और डायरेक्टली पढ़ाया, कोई तामझाम नहीं। तो बायलिंगुअल मेथड को ही ट्रांसलेशन प्लस डायरेक्ट मेथड करते हैं। ये ट्रांसलेशन के थ्रू डायरेक्टली पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो बायलिंगुअल मेथड इज टीच्ड डायरेक्टली थ्रू द ट्रांसलेशन। अब इसके फायदे क्या हैं? इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। भाई इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कुछ कुछ रहती है, बहुत लेस होती है, इसलिए हम कहते हैं इट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। इसमें कोई खराबी नहीं है, ट्रांसलेशन से डायरेक्टली पढ़ा दो, कोई खराबी नहीं। दूसरा, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ स्पीच। भाई ट्रांसलेशन करना है, बोलना है, तो फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह, फटाफट बोलना, और एक्यूरेसी यानी एग्जैक्ट बोलना, यानी एकदम सही। तो फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ स्पीच यानी कि भाषण को, बोलने को, है ना, ये जो थिंग है, बोलना, भाषण देना, ये हमारी मेथड जो है, ये हमारा जो काम है, उसमें एकदम एक्यूरेसी आती है, फ्लुएंसी आती है। तीसरा, टाइम सेविंग। ये टाइम सेविंग भी है भाई, इसमें समय भी बचता है, टाइम सेविंग है ये मेथड। इसके पहले जो हमारा था वो भी टाइम सेविंग था, यानी कि ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है वो भी टाइम सेविंग है, और ये जो हमारा बायलिंगुअल मेथड है वो भी टाइम सेविंग है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे मेथड पर। तो तीसरा जो हमारा मेथड है वो है लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। जी हाँ, लैंग्वेज लेबोरेटरी, नाम से पता चल रहा है लैब वैब होगी भाई, कुछ भाषा का लैब, है ना। जैसे फिजिक्स के लैब में खूब सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, केमिस्ट्री के लैब में इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, रसायन विज्ञान वाले में, तो यहाँ भी तो वैसा ही कुछ होगा ना, लेबोरेटरी होगी। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड जो है वो ऑडियो प्लस वीडियो, है ना, ऑडियो प्लस वीडियो, ये क्या होगा? ऑडियो प्लस वीडियो होगा ना, ऑडियो प्लस वीडियो एड से सिखाया जाता है ना, ऑडियो प्लस वीडियो एड्स, यानी आपके सामने वीडियो चला दिया जाएगा और भाषा सीखो, सुनो, देखो, समझो। आपके सामने ऑडियो, बोलने वाला ऑडियो होगा, उसको पढ़ो, सुनो, समझो, समझ जाओगे, सीख जाओगे। तो ऑडियो प्लस वीडियो की हेल्प से जो सिखाया जाता है इंग्लिश, उसको बोलते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। अभी टाइम सेविंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है भाई। वीडियो देखोगे, 3 घंटे की पिक्चर देखोगे, तो उसमें जो भी सीखोगे, लेकिन समय तो जाएगा ना आपका बहुत सारा, ठीक। और ऑडियो देखोगे, वो भी तो सुनना पड़ेगा पहले, फिर समझोगे। तो ये दो मेथड जो है अच्छी है, बढ़िया मेथड है, लेकिन इससे टाइम कंज्यूम होता है, टाइम सेविंग नहीं है। और पहले की दो मेथड टाइम सेविंग थी। तो आपको अगर पूछ दे कि कौन सी दो मेथड जो टाइम सेव करते हैं इंग्लिश के लिए, और कौन सी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो ये भी आना चाहिए फट से जवाब कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और बाइलिंगुअल मेथड टाइम सेविंग मेथड्स है, जबकि टाइम कंज्यूमिंग मेथड कौन सा है? लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछ सकता है घुमा फिरा के, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक। अब लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड जो ऑडियो वीडियो की मदद से सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके मेरिट, उसके फायदे जान लेते हैं। नुकसान तो मैंने आपको बता दिया, टाइम कंज्यूमिंग है, इसका फायदा देख लेते हैं। यूजफुल फॉर टीचिंग सेकंड लैंग्वेज। भाई सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चाहिए, क्योंकि पहली भाषा हमको आती है, पहली भाषा के मदद से ही दूसरी भाषा सीखेंगे। अगर आप दूसरी भाषा सीखे होंगे, कोई भाषा बोलते होंगे, तो पहले आपने उसको सुना होगा, सबसे पहले तो सुना होगा, देखा होगा, तभी तो आप बोल पाते होंगे, ठीक। दूसरा, ओरल प्रोनाउंसिएशन। भाई ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रही है, तो उसमें तो बोलना ही है, तो ओरल ही होगा, तो लिखने का कोई वैल्यू नहीं है इसमें। यानी आप स्पेलिंग मिस्टेक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना तो आता है। जैसे मैंने कहा मुझे बोलना आता है, अब मैं इसको हिंदी में यहाँ पर लिखूं, बोलना में एक छोटी ओ की मात्रा दे दूं, बड़े ओ की मात्रा दे दूं, या छोटे ओ की मात्रा दे दूं, आता है मैं डबल ए की मात्रा दे दूं, है मैं मात्रा ही नहीं दूं, तब भी तो मीनिंग तो वही निकलेगा। यानी प्रोनाउंसिएशन में लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी राइटिंग खराब हो, कैसी भी हो, या स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, लेकिन आपको भाषा बोलना आ जाएगा। तो ये जो रहता है, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ओरल प्रोनाउंसिएशन चलता है, ओरल प्रोनाउंसिएशंस, नो नीड ऑफ राइटिंग, राइटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। और फोकस ऑफ पीपल्स, पीपल्स मतलब पीपल का प्लूरल फॉर्म, लोगों का जो पूरा ध्यान होता है वो इन ऑडियो वीडियो को सुनने और देखने पर होता है, तो लोग का ध्यान ज्यादा भटकता नहीं है। छात्र या लोग जो भी भाषा सीखते हैं वो क्या रहते हैं, पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं इसके ऊपर, ओके। सो देयर इज फोकस ऑफ पीपल। तो इस बाइलिंगुअल जो बाइलिंगुअल बोलो सॉरी लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड है, ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन फायदे बहुत सारे इसके, है ना। दूसरी भाषा सिखाने के लिए यूजफुल है, इसमें प्रोनाउंसिएशन रहता है ओरल, तो राइटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, और लोग बहुत ध्यान से सुनते देखते हैं। कोई भी देख लो ना मूवी, जितने टीचर ध्यान से पढ़ाएगा उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भाई अगर मूवी देखनी हो तो देखो कितना ध्यान से 2 घंटा हेडफोन लगा के आराम से देखेंगे, है ना।
तो इसमें लोग बिजी रहते हैं तो ध्यान कम भटकता है। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश सिखाने की मेथड्स, इंग्लिश को एज सेकंड लैंग्वेज सिखाने की मेथड्स है। तो ये कितनी मेथड्स हो गई? टोटल 3 मेथड्स हो गई, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, बायलिंगुअल मेथड और लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। तो इन 3 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से इंग्लिश सिखा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको मेरिट्स बता दिए इसके 1 2 3, इनके मेरिट्स बता दिए क्या मेरिट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने 4-5 क्वेश्चन कवर किए सिर्फ एक ही क्वेश्चन की मदद से। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग को पढ़ लेने के बाद, जी हाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इसके क्वेश्चंस को देख लेने के बाद, जिसमें हमने 3 मेथड्स देखी, उन तीनों मेथड को देख लेने के बाद हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं कि उन्हें कैसे लिखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। अब इन प्रश्नों को लिखना कैसे है, एक एक करके चलिए जानते हैं। पहला है क्लैरिफाई द क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, यानी भाई इंग्लिश भाषा सिखानी है तो उनके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होगा, यानी शिक्षक को क्या करना है क्लास में। ठीक है, सबसे पहली बात तो भाई क्लास में सबके पास इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ग्रामर की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है, तभी तो इंग्लिश भाषा सीख पाएंगे। दूसरा, क्लासरूम में माहौल जो होना चाहिए वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासनात्मक एक बढ़िया माहौल बनना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चा सीख सके। तीसरी बात कि यहां पर कोई भी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो इंग्लिश सीखने में बाधक हो। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए कोई टपोरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और अपने मदर टंग का दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है इंग्लिश सीखने में भी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया जाए ज्यादा से ज्यादा कि इंग्लिश भाषा का ही इस्तेमाल करवा जाए इंग्लिश सीखने में, जिससे और जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक, और क्या होना चाहिए, टीचर को स्टूडेंट्स को क्लास में इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि छात्रों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में, एक्टिविटी करानी होगी, उन्हें एक्टिव रखना होगा। जैसे किसी को इंग्लिश में 4 लाइनें बोलने बोल दी जाए, इंग्लिश में कोई एक स्लोगन लिखने बोल दिया जाए, या इंग्लिश में जो पूरा चैप्टर है पढ़ने के बाद उसमें कोई रोल करने दिया जाए ड्रामा की तरह, है ना। तो ये चीजें करवाई जा सकती हैं इंग्लिश सिखाने के लिए। ठीक है, ये टीचर को करनी होगी। तो इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट किया जाएगा। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि टीचर को स्टूडेंट के साथ एकदम फ्रेंड की तरह नहीं रहना है, उनको सिखाना है। टीचर के ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रस्ट होना चाहिए और जो भी उन्हें डाउट हो पूछ लेना चाहिए। एकदम इन्वॉल्व नहीं होना उनके साथ कि हाँ उनके साथ जुड़ गए, दोस्त समझ ले रहे हैं और कुछ भी उटपटांग बातें कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए क्लास में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को फोकस बना के रखना है, स्टूडेंट से ओरली चीजें पूछनी है ज्यादा ताकि भाषा सीखी जा सके, और टीचर को खुद भी उस भाषा का प्रयोग करना होगा जो भाषा वो सिखा रहे हैं। तो नॉर्मल बातें हैं। तो इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब स्टूडेंट में यहाँ पर हर क्वेश्चन आपका आंसर आपको लिख के बता नहीं सकता क्योंकि समय की कमी है, और 2-2 पेज 3-3 पेज के आंसर्स होते हैं, आपको पता है। तो इतने से बोर्ड पे सब नहीं लिखा जा सकता, समय की कमी। ठीक, तो आप पढ़िएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से पढ़िएगा तो बराबर मार्क्स मिल जाएंगे आपको अच्छे से। ठीक, अगला, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। टेक्स्ट बुक जो होती है इंग्लिश में उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। टेक्स्ट बुक तो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हथियार है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल मेथड फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दोनों के लिए। भाई टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए किताब का बहुत महत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल, संसाधन, रिसोर्स है हमारे लिए पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए। तो टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, एररलेस होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस शब्दों में लिखा हो। किताब अच्छी खासी रंगीन यानी कलरफुल होनी चाहिए, चित्र भरे होने चाहिए, उसमें सिंबल्स बने होने चाहिए ताकि छात्रों को पढ़ते वक्त तो बोरिंग ना लगे। सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखा होगा तो बोर लगेगा, है ना, वो नीरस लगेगा उन्हें। उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, दे मस्ट टेक इंटरेस्ट इन द बुक, so that the book must be attractive with colorful pages and symbols। okay, उसमें कलरफुल पेज और सिंबल होने चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है उसको बहुत अच्छे से, इंटरेस्ट से, रुचि के साथ पढ़े। तो ये होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए, जिस भाषा में हम सीखने पर जोर दे रहे हैं उसी भाषा में टेक्स्ट बुक ही होनी चाहिए। ठीक, और टेक्स्ट बुक बच्चों से परिचित हो, टेक्स्ट बुक हमेशा लाना चाहिए क्लास में, और टीचर भी उस टेक्स्ट बुक का प्रयोग लगातार करे ताकि बच्चे इंस्पायर हो उसको पढ़ने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन एक्टिव लर्निंग मेथड, ALM। ये एक्टिव लर्निंग मेथड क्या है ना। एक्टिव लर्निंग मेथड का मतलब है कि चीजों को परफॉर्म करके ही सुनते हैं। परफॉर्म करना यानी वर्ड से कम एक्सप्लेन करो, करके ज्यादा दिखाओ। मैथ्स वाला टीचर मैथ्स को दिखाए कम, समझाए बहुत कम, और दिखाए बोर्ड पर करके। और देखना, आप देखोगे कि टीचर जो होता है स्कूल में कई सारी एक्टिविटीज करता है, जैसे कि कोई रिएक्शन समझाना हो तो केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में देखना आप कैसे समझाया जाता है, 2 रिएक्शन लेके, केमिकल लेके रिएक्शन करवा देते हैं और दिखा देते हैं कि ऐसे होता है। तो
एक्टिविटी करवानी चाहिए। जैसे कि अगर इंग्लिश और हिंदी सिखाना है, कोई नाटक का पार्ट होगा, आप देखते होंगे, तो स्टूडेंट्स को रोल प्ले करवाना चाहिए कि तुम लाला का रोल करो, तुम मोहन का रोल करो और अपने अपने डायलॉग बोलो जो पाठ्य पुस्तक में लिखे होते हैं ना। तो इस प्रकार से एक्टिविटी करवा के छात्रों से सिखाया जा सकता है। बच्चों को एक टॉपिक देके वाद विवाद करवाया जा सकता है, उससे भी बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, है ना। सिर्फ पढ़ने से सुनने से नहीं सीखते, पढ़ के, डिस्कशन करके, डिबेट करके, लिख के, करके सीखते हैं बच्चे। तो यही है एक्टिव लर्निंग मेथड, ALM। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय ओरल ड्रिल। ये ओरल ड्रिल क्या होता है? ओरल ड्रिल मतलब मौखिक। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को कुछ लिखवाने से पहले उसका ओरल ड्रिल करवाना चाहिए। जैसे कि छोटी क्लासेस में देखना, टीचर जब मैथ्स का पढ़ाते हैं तो टीचर जो होता है स्टूडेंट्स को पहले सब बनाकर दिखाते हैं कि बेटा ये त्रिभुज है, दिस इज ट्रायंगल। तो टीचर बोलते बच्चों क्या है ये, तो बच्चे चिल्लाते हैं ट्रायंगल। तो ये बच्चों ने ओरली सीखा है ना, ओरली, ओरल ड्रिल किया मौखिक रूप से। बच्चों बताओ ये क्या है? सर्कल, गोला। तो ये बोल के बच्चे सीखते हैं, फिर बाद में बच्चों को बोलते हैं ये आप ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में। तो फिर बच्चे जो है ड्रॉ करते हैं, उनके मन में चलते रहता है, सर ने इसको त्रिभुज बोला, सर ने इसको गोला बोला, तो हमको याद रहेगा। तो ये जो ओरल ड्रिल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी मेथड है। उसके बाद राइट एन एसे ऑन ए हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश का हिस्टोरिकल व्यू बताइए द्वितीय भाषा के रूप में, यानी इंग्लिश की परिस्थिति कैसी है हमारे समाज में। पहले अंग्रेजों के आने के पहले कैसी थी, हम उसको इंग्लिश को कैसा समझते थे, फिर जब अंग्रेज आए तो उनके समय हमने इंग्लिश को कैसा समझा, और अब अंग्रेजों को जाने के बाद इंग्लिश को हम कैसा समझ रहे हैं। देखिए, अंग्रेज जब आए थे तो हमें अंग्रेज और अंग्रेजों की सब चीजों से नफरत थी, क्योंकि उन्हें हमें गुलाम बनाया था, तो उनकी हर चीजों से हमें नफरत थी। तो अंग्रेजी से भी नफरत थी। लोगों ने हिंदी संस्कृत पे ज्यादा जोर दिया, लोगों ने अंग्रेजी भाषा को गलत समझा, लोगों ने अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी बहिष्कार किया, है ना। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे, वगैरह वगैरह सब चीजें थी। तो इंग्लिश भाषा को गलत रूप से देखा गया अंग्रेजों के समय में, पहला। और ये दूसरी बात भाई कि अंग्रेजों के आने के पहले इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज थी, इंडिया में कोई इंग्लिश बोलता नहीं था, तो वो फॉरेन लैंग्वेज थी। अब इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, अब तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में, नहीं बोलते तो कम से कम इंग्लिश लिखते हैं और इंग्लिश का प्रयोग जरूर करते हैं, ठीक है। जैसे ये बोर्ड को श्यामपट बोलते हैं, लेकिन कौन आज के समय में श्यामपट बोलता है? बहुत कम ही बोलते हैं ना। हर कोई ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या बोर्ड ही बोलता है सिर्फ, है ना। तो हमने फॉरेन लैंग्वेज नहीं रहेगा, इंग्लिश का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे। तो इंग्लिश का अभी के समय में क्या वैल्यू है? तो भाई इंग्लिश तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब लेने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश आनी ही चाहिए, है ना। इंग्लिश कंपलसरी हो गई है, तो अभी इंग्लिश की कंडीशन ये है। तो इस तरह से आप तीनों कंडीशन, ब्रिटिशर्स के आने के पहले, ब्रिटिशर के टाइम पे और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आज के समय में इंग्लिश भाषा की कंडीशन क्या, परिस्थिति क्या है, वो आपको लिखना है, कंडीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चंस हो गए। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से आप अपने नोट्स में लिखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए यूनिट 2 से। अगर इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से करते हैं तो आपको इस चैप्टर से 15 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वीडियो लेक्चर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का सेकंड यूनिट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।